अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस का नाम हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सुना हो कि डायमेंशन जो है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मोबाइल फ़ोन की डायमेंशंस कितनी है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी है, या किसी भी कमरे की डायमेंशंस कितनी है। तो डायमेंशन आमतौर पे लंबाई चौड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हम जो है उस मीनिंग को नहीं देखने वाले। फिजिक्स में डायमेंशन का एक डिफरेंट मीनिंग है जो मैं आज आपको समझाऊंगा और उसकी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड करके। डायमेंशन जो है बेसिकली फिजिक्स में एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीकेकार है, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकेकार है। तो याद रखो, डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, इस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है, और वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल नेचर को। डायमेंशन किस बात को जाहिर करती है? डायमेंशन जाहिर करती हैं, शो करती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल नेचर को। अब ये बात आप याद रखिए कि हर क्वांटिटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मैथमेटिकल नेचर हो सकता है कि मैथमेटिकली वो किसी चीज का रेट है, रेशो है, प्रोडक्ट है, क्या चीज है, या उसका ये मैथमेटिकल नेचर हो गया, या उसका फिजिकल नेचर हो सकता है, या उसका नेचर हो सकता है स्केलर या वेक्टर वाइज, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है इसका भी नेचर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई क्वांटिटी ऐसी होती है जो कि स्केलर होती है, जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम बोलेंगे कि उसका स्केलर नेचर है। और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, तो हम ये कहेंगे कि उनका जो नेचर है डायरेक्शन वाइज वो वेक्टर है। ठीक है जी। तो डायमेंशन के जरिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम फिजिकल नेचर को समझ सकते हैं। अब ये फिजिकल नेचर से क्या मुराद है, इस बात को आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, दो चीजों के नाम बता रहा हूं जिन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वांटिटी है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये होती है वो एनर्जी जो कि मूविंग बॉडी में पाई जाती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एक क्वांटिटी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो अब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला अलग है। देखो, इसका मैथमेटिकल है 1/2 mv², और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बराबर है mgh के। बट दोनों की एक पर्टिकुलर चीज है जो कॉमन है, और वो है दोनों का फिजिकल नेचर। अगर देखा जाए तो दोनों का फिजिकल नेचर सेम है, और क्या है? बोथ आर टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक भी एनर्जी की टाइप है और पोटेंशियल भी एनर्जी की टाइप है। तो इसका मतलब दोनों का फिजिकल नेचर क्या हो गया? सेम हो गया। बोथ है सेम फिजिकल नेचर। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दो मुख्तलिफ फॉर्मूले लेकिन दोनों का फिजिकल नेचर सेम है। इसी तरीके से एक मिसाल और समझो। तीन चीजों के नाम बता रहा हूं, देखना है इसमें कोई ना कोई आपको फिजिकल नेचर सेम मिलेगा। एक क्वांटिटी है, उसका नाम होता है फ्रिक्शन। एक क्वांटिटी है, उसका नाम है वेट। और एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं। फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेसेस के दरमियान में पाई जाती है जो मोशन को रोकती है। वेट वो फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ अप्लाई होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सब हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप फिजिकल नेचर का अंदाजा लगाइए। तो तीनों का एक कॉमन फिजिकल नेचर है, तीनों का एक कॉमन फिजिकल नेचर है, और वो ये है कि ये तीनों की तीनों क्या है? फोर्स है। मैथमेटिकली जितनी भी डिफरेंट हो, डायरेक्शन वाइज जितनी भी डिफरेंट हो, लेकिन ये तीनों की तीनों एक टाइप ऑफ फोर्स है। फ्रिक्शन भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है, सेंट्रीपिटल भी फोर्स है। तो डायमेंशन बेसिकली हमें ये बताती हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब कैसे बताती हैं? व्हाट आर डायमेंशंस? तो देखो, अगर हम डायमेंशन को डिफाइन करना चाहें तो मैं आपको अब उसकी डेफिनेशन बताता हूं कि डायमेंशन बेसिकली हासिल कैसे की जाती हैं। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, सिर्फ हम उसको रिप्रेजेंट करें
बाय यूजिंग, क्या क्या यूज कर रहे हैं, तीन चीजें यूज कर रहे हैं। एक यूज हम करेंगे मास को और हम उसके साथ लिखेंगे m। दूसरी चीज जो हम यूज कर सकते हैं वो है लेंथ, जिसके साथ हम लिखेंगे l, कैपिटल L। और तीसरा जिसके हम जाहिर कर सकते हैं उसको वो है टाइम, और उसको हम शो करेंगे कैपिटल T से। डायमेंशंस के बारे में दो अहम बातें उन्हें याद रखो। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ml और t के साथ, और दूसरी बात हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर यूज किया जाएगा ml और t के लिए अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बताना चाहते हैं। तो याद रखो, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ तीन चीजों की मदद से जाहिर करो, वो तीन चीजें हैं मास, लेंथ और टाइम, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आती है उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं डायमेंशंस। ओके, सिर्फ तीन चीजों को इस्तेमाल करना है। मैं आगे समझाता हूं आपको मुख्तलिफ फॉर्मूलों के जरिए कि क्या क्या डायमेंशंस हैं। टोटल हम लोग 20 एटलीस्ट फिजिकल क्वांटिटीज कवर करेंगे ताकि जो है पेपर में आपको आसानी हो और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो उन्हीं 20 में से आप भी आ सकती है, और अगर नहीं भी आएगी 20 में से तो बहुत फायदा होगा आपको इन 20 डायमेंशंस की प्रैक्टिस करने से। ओके, डेफिनेशन आखिरी मर्तबा दोबारा से सुन लो। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है सिर्फ तीन चीजों को इस्तेमाल करते हुए, मास को, लेंथ को और टाइम को, यानी कि m को, l को और t को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, कैसे? मिसालों से जरा ये बात ज्यादा समझ में आएगी। तो वन बाय वन मिसालें समझते हैं। पहली एग्जांपल, सबसे आसान सी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे कहते हैं एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या आप उसको विड्थ करें। ठीक है, डायमेंशन बताएं। अब ये बताओ, लेंथ को m से, l से या t से, तीनों में से किससे शो कर सकते हैं? बस तीन ही तो है हमारे पास, m है, l है और t है। लेंथ को किससे शो करें? l से। अच्छा, लेंथ किसी मास का नाम नहीं है कि हम उसको तराजू से नापते हो। लेंथ किसी टाइम का नाम भी नहीं है जिसे हम घड़ी से नापते हो। लेंथ लेंथ है तो l से शो करेंगे। दूसरी बात, विड्थ को किससे शो करें? विड्थ एक खास किस्म का मास है, एक खास किस्म का टाइम है, या एक खास किस्म की लंबाई का नाम है। ऑब्वियसली वो भी एक खास किस्म की लंबाई का नाम है। अगर कभी कंफ्यूज हो तो ये सोचो, क्या उसके लिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप कंफ्यूज हो कि यार ये मास है, लेंथ है या टाइम है, ये देखो उसको मेजर करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? घड़ी इस्तेमाल करते हैं तो टाइम है। ठीक है, फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं तो मास है, और अगर स्केल या इंच टेप की मदद से मालूम करते हैं तो वो लेंथ है। तो विड्थ आमतौर पर लंबाई की टाइप है। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। ऐसे चलती है बात, ठीक है ना। एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर। देखो उससे हमें क्या पता चला? उससे हमें ये पता चला कि जो एरिया होता है उसका फिजिकल नेचर ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ लंबाई पे डिपेंड करता है, किसी चीज के मास पे डिपेंड नहीं करता और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। एरिया सिर्फ और सिर्फ लंबाइयों पे डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आसान सी ले रहा हूं जरा। वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ को किससे शो करते हैं? एल से। ब्रेथ को किससे शो करते हैं? एल से। हाइट को किससे शो करते हैं? एल से। हाइट भी, ऊंचाई भी एक खास किस्म की लंबाई का नाम है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एल क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। सीधा सीधा हमें डायमेंशन पता लग गई कि वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी है। वॉल्यूम की डायमेंशन है एल क्यूब। ठीक है जी। तीसरा, इंशाल्लाह जब ये सारे की प्रैक्टिस करोगे ना बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कराओ तो डेंसिटी आती है। और ऊपर आ गया मास। मास को m से जाहिर करें, l से जाहिर करें कि t से जाहिर करें? तो आप लोग कहोगे m से जाहिर करें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को किससे शो करें? m से, l से या t से? नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसकी डायमेंशन मालूम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा m ओवर l क्यूब। दो बातें आपको डायमेंशन के लिए बताई थी, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर इस्तेमाल होते हैं। तीसरी बात समझ जाओ, डायमेंशन को हमेशा लीनियर लिखा जाता है, अपॉन में नहीं लिखा जाता, एक ही लाइन में लिखा जाता है। तो m तो एज इट इज रहेगा, l ऊपर जाके अगर क्यूब है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस क्यूब। तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml माइनस 3। और आप देख सकते हो, आपको पता लग गया कि डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। और कुछ आसान सी बात,
चौथे नंबर पे स्पीड देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिट टाइम। और डिस्टेंस को किससे नापते हैं? एम से, एल से, टी से। एल से ऑब्वियस ही बात है। टाइम को किससे शो करेंगे? टी से। ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा? एल टी इनवर्स। तो स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स। नंबर 4, 5 हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब चाहे लॉन्गेस्ट हो चाहे शॉर्टेस्ट है तो वो डिस्टेंस ही, और डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन होती है एल। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे भी एल आएगा, टाइम की जगह पे टी आएगा। ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। अब आप जरा नोट करो चौथे को और पांचवें को। स्पीड की डायमेंशन एल टी इनवर्स है और वेलोसिटी की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स है। क्या साबित हुआ? दोनों की डायमेंशन सेम है। अब दोनों की डायमेंशन सेम होने से क्या साबित हुआ? दोनों का फिजिकल नेचर सेम है। सेम फिजिकल नेचर। और अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आपको पता होगा स्पीड और वेलोसिटी में फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज बात बिल्कुल सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड ही कहते हैं। तो दोनों का फिजिकल नेचर सेम है। डायमेंशंस के जरिए बड़ा फायदा हो जाता है फिजिकल नेचर पहचानने में। ठीक है जी, ये हो गए 5। छठी देखते हैं। टोटल 20 करेंगे ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में आया। अच्छा, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का चेंज हो, एवरेज वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, उसकी डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल टी इनवर्स होती है। ये मालूम करी थी ना, एल टी इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? डिवाइड में लिखा हुआ है टाइम। ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चाहे किसी भी किस्म की हो, एक्सेलरेशन चाहे किसी भी किस्म की हो, उसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस स्क्वायर या एल टी माइनस 2 कर लो सिंपली। नंबर 7, मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वॉल्यूम नहीं है, स्मॉल वी है। मास को किससे शो करेंगे? एम से, एल से, टी से। एम से शो करेंगे। वेलोसिटी को किससे शो करेंगे? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस 1। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एम एल टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ओके, 8वीं देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। फोर्स। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। मास की डायमेंशन m होती है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये लिखी हुई है एल टी माइनस 2। ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। सो फोर्स की डायमेंशन, अब फोर्स चाहे आप कोई सी भी मालूम करके देख लो, फोर्स की डायमेंशन हमेशा हमेशा एम एल टी माइनस 2 ही आएगी। ठीक है, और यकीन नहीं आ रहा तो चलो यकीन दिलाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। मास को m से शो करना है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन, और इसका करना है स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब ये आर की क्या डायमेंशन होगी भाई? आर को तराजू से नापते हैं, आर को टाइम से नापते हैं। आर रेडियस है। आर एक खास किस्म की लंबाई का नाम है। रेडियस को सेंटीमीटर में नापते हैं, लंबाई है तो एल आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा? एम आएगा, एल के ऊपर स्क्वायर आएगा, टी माइनस स्क्वायर आएगा। पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डिवाइड बाय एल। एक एल से एक एल को करो कैंसिल, आंसर आ गया एम एल टी माइनस 2। हो गई ना सेम डायमेंशन। देख लो, फोर्स की डायमेंशन, सेंटीपिटल फोर्स की डायमेंशन सेम। और चलो एक और फोर्स एक साथ ही बताता हूं, वो है वेट। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। अब m की जगह पे तो आप m लिख दोगे, g की जगह पे क्या लिखें? g की जगह पर क्या लिखें?
नाम पता है इसका? जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। तो बात यह है एक्सेलरेशन मेरी वजह से हो, आपकी वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, एक्सेलरेशन का नेचर तो एक्सेलरेशन ही है और उसकी डायमेंशन होती है Lt-2। यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा Lt-2। तो आप देख सकते हो तीन फिजिकल क्वांटिटी सेम आ गई, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट। इट मींस इन तीनों का फिजिकल नेचर सेम है। ठीक है जी, 10 हो गई। 11 पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो वर्क को कर लेते हैं पहले। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी या F इंटू एस लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन मालूम करके आ चुके हैं, MLT-2 ये लिखी हुई MLT-2 8वें नंबर पे। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L, क्या बनी डायमेंशन ML², बेसिस सेम पावर्स ऐड, T की पावर हो जाएगी -2, तो वर्क की डायमेंशन होती है ML²T-2। अगर वर्क की डायमेंशन निकाल ली तो पावर की डायमेंशन भी निकाल लो। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है। वर्क की डायमेंशन यहाँ लिखी हुई है ML²T-2 और डिवाइड में भी आ जाएगा T, कितना हो जाएगा T ऊपर जाके, ये हो जाएगा ML² और T-2 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाके -1 और आ जाएगा, ये हो जाएगा ML²T-3 विच इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है ना। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसानी होगी, और बल्कि 20 तो हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि फौरन के फौरन याद हो जाए, बाद में रिवाइज भी करने की जरूरत ना पड़े, अभी के अभी याद हो जाए। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 मालूम कर चुके हैं। एरिया की डायमेंशन सबसे पहले मालूम करी थी, L का स्क्वायर था। अब ये L को ऊपर भेज के सॉल्व करो या वैसे कैंसिल करके सॉल्व करवाओ, एक L से एक L कैंसिल, ये हो जाएगा MT-2 और अपॉन में एक L बच गया। लीनियर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा ML इनवर्स और T की पावर आ जाएगी -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर 14th पे देख लेते हैं, वर्क हो गया, टॉर्क देख लेते हैं। इससे भी आपको एक और बात समझ में आएगी। टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, आर से शो करो, डी से शो करो, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है। अब फोर्स तो होता है MLT-2 इनटू मोमेंट आर्म या रेडियस, कुछ भी कह लो, डिस्टेंस है L आएगा ML²T-2। फिर आपको दो ऐसी क्वांटिटीज नजर आएंगी जिनकी डायमेंशन सेम है, वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम। इट मींस दोनों का फिजिकल नेचर सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, रोटेशन प्रोड्यूस कराती है। अदरवाइज दोनों का जो फिजिकल नेचर है वो सेम। ठीक है, 15th टॉर्क हो गया, पावर हो गया, और हाँ एंगुलर मोमेंटम। ये फर्स्ट ईयर में आप नया नया पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, क्लास 10 तक होता नहीं है एंगुलर मोमेंटम। L होता है इसका सिंबल और फॉर्मूला होता है MVR, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो मास को तो m से ही शो करते हैं, वेलोसिटी को हम पढ़ चुके हैं Lt-1 और रेडियस होता है खुद L। सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा ML² और ये आ जाएगा T-1। ठीक है, ये हो गई 15th डायमेंशन हमारे पास। तो 5 और हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा है, जितनी ज्यादा हम सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन 1/2 mv²। अब याद रखो, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 1/2 कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है कि उसकी डायमेंशन होगी। 1/2 एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 1/2 हैज नो डायमेंशन, इसको कभी भी डायमेंशन में इस्तेमाल नहीं करना। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। m की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt इनवर्स और इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा ML²T-2। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वर्क और टॉर्क के जैसी है, ML²T-2।
17th देखते हैं। 17 पे चलो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, हालांकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की सेम होनी चाहिए, बट फाइंड करना तो आनी चाहिए ना आपको। तो m की जगह पे m, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी, और h की डायमेंशन l होती है। तो अगेन आंसर आ जाएगा ml² t-2, जो आंसर काइनेटिक एनर्जी का था, जो आंसर वर्क का था, सेम आएगा। 18th ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम जी से शो करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हो उसका फॉर्मूला Fr² m1m2। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, रेडियस की डायमेंशन l, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नीचे m1 m2 लिखा हुआ है। अब मास चाहे m1 हो कि m2 हो, मास की डायमेंशन तो m होती है, तो आपने m ही लिखना है। एक m से एक m को करो कैंसिल, ये वाला m ऊपर चला जाएगा, और डायमेंशन बनेगी m इनवर्स, l बनेगा क्यूब, और t आ जाएगा -2। m इनवर्स l क्यूब t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर एक और भी कांस्टेंट है, पेपर के लिहाज से अहम है, वो हमारी 19th डायमेंशन हो जाएगी। वो है हमारे पास हुक्स लॉ में यूज होता है, नाम याद है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि आप हुक्स लॉ से ही मालूम कर सकते हो, के से शो करते हैं, और वो आता है F/x के बराबर। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, लेकिन अभी फिलहाल डायमेंशन से मकसद है हमारा। तो फोर्स की जगह पर आएगा mlt-2, और x की जगह पे क्या आना चाहिए, x डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटेंशन है, जो भी है, l से शो करेंगे। क्या कैंसिल हुआ, l से l हो गया कैंसिल, डायमेंशन बन गई mt-2। और वैसे एक बात बताऊं, इस डायमेंशन को लिखने का एक और भी तरीकेकार है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं m l की पावर 0 और t-2। l की पावर 0 का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज की पावर 0 होती है 1 हो जाती है, तो लिखें या ना लिखें, ये पेपर में अक्सर ऐसे भी देते हैं ना ऑप्शंस में, तो याद रखो या तो वो चीज नहीं है या तो उसकी पावर 0 होती है। ठीक है, फाइनली एक और देख लेते हैं डायमेंशन, ताकि फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए डायमेंशंस के लिए। सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोग यूज कर चुके हैं। एक और डायमेंशन है, आसान सी है, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की तादाद होती है 2, 4, 5, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कुछ नहीं तो आप 1 लिखोगे, डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन क्या होती है t, लीनियर लिखोगे तो t इनवर्स हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t इनवर्स। ठीक है जी, तो ये 20 अहम डायमेंशंस हैं जो कि आपको आती होंगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक डायमेंशंस का, जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज की निकाली है। एक पार्ट और बाकी है, इंशाल्लाह उधर भी देखेंगे, जहां हम डिफरेंट इक्वेशंस को देखेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और बाकायदा इस लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज।